हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने पहले गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा, फिर भारत में समाचार पत्र का विकास कैसे हुआ, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, इसके बारे में पढ़ लिया था। हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये पढ़ने के लिए अच्छा रहे कि आप पहले गवर्नर जनरल वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ लें, ताकि ये पढ़ने में आपको अच्छे से मजा भी आएगा और एक सीरीज बना रहेगा, तो कहानी चलती रहेगी कि आखिर क्या क्या हो रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत में संविधान का विकास। भारत में संविधान का विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था, लेकिन इससे पहले जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1599 के आसपास आई, और 1600 में एक एक्ट बनाया गया सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। कंपनी के लिए बनाया गया था। कुछ अधिकार दिए गए 1600 ईस्वी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार था, 15 वर्षों तक व्यापार करने, 15 वर्षों तक ये भारत में व्यापार करेगी। 1600 में अधिकार दिए गए। फिर बना 1726। 1726 में एक एक्ट बनाया गया, और उसमें ब्रिटिश भारत में 3 जगह पे आते हैं, एक बंगाल के आसपास, एक मद्रास, एक मुंबई। तो 1726 में क्या किया गया, इन तीनों जगहों पे गवर्नर को बनाया गया। गवर्नर को रख दिया गया, और ये गवर्नर अपने प्रांतीय छोटे छोटे प्रांत बन गए थे, इनकी देख रेख करते थे, यहाँ व्यापार करते थे, बस व्यापार करते थे, इनके लिए बनाया गया था गवर्नर। यानी 1726 में गवर्नर बनाया गया जो यहाँ व्यापार करते थे, और इसके बीच में जो कानून बनाना है वो गवर्नर ही बनाता था अपने अपने। जैसे मद्रास के गवर्नर मद्रास के प्रांत का कानून बनाता था, बंगाल में बंगाल के गवर्नर कानून बनाता था, जो मुंबई में मुंबई के गवर्नर कानून बनाता था। फिर कुछ परिवर्तन हुए, और उसके बाद आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस कानून के आने का मेन कारण था कि जो कंपनी आई थी 1599 के आसपास, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे थे, और साथ ही साथ कुप्रशासन, तो प्रशासन सही से नहीं चल पा रहा था। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लाया गया रेगुलेटिंग 1773। इस रेगुलेटिंग पे बहुत से कानून किए गए, बहुत से अलग अलग धाराएं। तो चलिए पहले हम इन सब से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं जो आगे हमारे पढ़ने में हेल्प करेंगे। पहला, एक गवर्नर और एक कार्यकारिणी परिषद। और तीसरा था, इसी को बोला जाता था निदेशक मंडल। और चौथा एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। ये चारों अगर हम समझ लेंगे तो आगे पढ़ने में बहुत आसानी। पहला था गवर्नर। गवर्नर तो 1726 एक्ट के थ्रू उस प्रांत की देखरेख के लिए बना दिया गवर्नर। अब कार्यकारिणी परिषद, इसे कार्यकारिणी परिषद, ये 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी, जो काम क्या करते थे, गवर्नर की हेल्प करते थे। गवर्नर कोई भी निर्णय लेगा उसमें हेल्प करने का काम करते थे कार्यकारिणी परिषद। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 लोग रहते थे। 24 लोग थे, और इनका काम था कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक मामले दोनों की देख रेख करना।
राजनीतिक मामले की देख रेख करते थे। तो ये 24 लोग राजनीतिक मामले की देख रेख करते थे, और ये 24 लोग कौन थे? तो जो कंपनी बनी थी, उस कंपनी में शेयर थे, शेयर धारक, 1000 पाउंड जिनके पास पैसे शेयर थे, 1000 पाउंड, वो लोग चुनते थे इन 24 लोगों को, और यही लोग आके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में बैठते थे, और कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल को हेल्प करती थी, और ये गवर्नर जनरल को दिशा निर्देश देते थे कि व्यापार कैसे करना है, कहाँ करना है, और राजनीतिक मामलों में देते थे। इसने क्या किया, बाद में कानून लाया गया, और बाद में कानून लाके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो व्यापारिक और राजनीतिक मामले थे, इसको बंटवारा इसमें कर दिया गया। कानून था 1784 का, इट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट। इसमें बदलाव किया गया कि जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों मामले देखा करते थे, उनके लिए कहा कि नहीं, आप सिर्फ व्यापारिक मामले देखिए, यानी आप कंपनी के आदमी हैं, व्यापार करिए, अब व्यापारिक मामले देखिए। और जो राजनीतिक मामले होंगे, उसे नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा, जिसमें 6 मेंबर होते थे। कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल राजनीतिक मामले देखता था, और वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल ये देखता था व्यापारिक मामले। तो ये चीजें हो गई जो बेसिक फाउंडेशन थी। अब आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें किसी सभी हेल्प करेंगे पढ़ने में। अब देखिए, ये हो गया 1600 के आसपास। इससे पहले एक और आपको बता दूं ये वाली बात, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 1500 में स्थापना हुई थी, 1600 में चार्टर बना, और महारानी जो एलिजाबेथ थी, उनके तरफ लाया गया कि 15 वर्षों तक का अधिकार दे दिया जाए, चाहिए 15 वर्षों तक पूर्वी देश, जहाँ ब्रिटेन था वहां से पूरब की तरफ इंडिया पड़ता है, इसलिए उस वक्त पूर्वी देश बोला जाता था। पूर्वी देश में एकाधिकार दे दिया गया, यानी अकेले आपके पास अधिकार है उस क्षेत्र में व्यापार करने का। और वही 24 सदस्य काउंसिल बना दी गई, इसी को बाद में बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसी को बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला गया। और बाद में आया 1726 का चार्टर एक्ट, इसमें कोलकाता, मुंबई और मद्रास, 3 जगह पे गवर्नर बनाया गया, और उनको अपने क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ये दोनों टॉपिक हमने पहले अच्छे से समझा दिया था, यहाँ पर उसकी फॉर्मेटिंग में लिखा हुआ था ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर एक्स्ट्रा भी कुछ जानना था तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि ये हो गया मुंबई, ये हो गया मद्रास, और ये हो गया उसमें पूरा बंगाल था। ये 3 क्षेत्र थे जहाँ पे गवर्नर बनाए गए थे, और गवर्नर तीनों जगह बनाए गए थे, और तीनों जगह कानून, तीनों को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार था। ये इसीलिए जरूरी है कि आगे इसमें चेंजिंग किया जाएगा, तो याद रखिएगा, 3 जगह तीनों अलग अलग गवर्नर, और तीनों को कानून बनाने का अधिकार। तो अब आइए यहाँ तक, ये अभी हम छोड़ के आगे बढ़े थे, इसको समझाते हैं अच्छे से। देखिए, 1600 से लेके 1858 तक, ये आपको बाद में समझाएगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये भी आपको बाद में समझा देंगे, अच्छे से समझाएंगे ताकि ये आपको समझ में आए। हमने कहाँ तक पढ़ा था? 1726। अब 1726 के बाद आया 1773 का, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट, इसको आपको समझाया था क्यों लाया गया था। ये लाया गया था कि कंपनी में बहुत से भ्रष्टाचार हो रहे थे, क्योंकि कंपनी को एक अधिकार मिला हुआ था, तो बहुत से भ्रष्टाचार और कुप्रशासनिक काम चल रहे थे, इसलिए ये लाया गया रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। यही तो, इससे पहले क्या किया गया, रेगुलेट करना था, तो रेगुलेट करने के लिए क्यों ना एक हेड मेंबर हो जो सबकी देख रेख करे। तो क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर था, इसमें बंगाल गवर्नर कौन था? आपको शायद याद है, इसमें बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। उसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, इसमें नाम में कुछ फर्क नहीं है, बंगाल का गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल हो गया। फर्क इसके अधिकार में पड़ा, जहां हमने अभी अभी चर्चा किया कि तीनों लोगों को अपना अलग अलग कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन जब बन गया ये बंगाल का गवर्नर जनरल, तो वो
इसके पास यानी बंगाल के गवर्नर के पास सिर्फ विदेशी मामले में विदेश नीति जो होती थी, यानी उस समय की विदेश नीति का मतलब भारत तीन क्षेत्र थे, मद्रास, कोलकाता और मुंबई। इन क्षेत्रों के अलावा अन्य जो क्षेत्र हैं जैसे कि अन्य देशी रियासत, उनसे अगर किसी भी प्रकार की संधि करनी है, बातें करनी है, तो वो काम करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल हेड होगा इनके तुलना में। यानी बम्बई और मद्रास की तुलना में बंगाल का गवर्नर जनरल हेड माना जाएगा किसी भी विदेशी मामले में। नॉर्मल कोई भी कानून बनाना, अभी भी कानून बनाने का अधिकार तीनों के पास है, लेकिन विदेशी मामला में सिर्फ और सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल के पास है। ये था पहला रेगुलेटिंग एक्ट का पहला रूल। इसमें केंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया, नहीं एक सेंट्रलाइज किया गया कि एक शक्ति एक आदमी के पास हो। इसमें कार्यकारिणी परिषद, जिसके बारे में हमने पहले समझा दिया था, इसलिए यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी ध्यान रखिए, इसमें 4 सदस्य रखे गए। इन चारों के नाम तो जरूरी नहीं, इनका कार्यकाल 5 सालों के लिए था। ठीक। ये गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल का कार्यकाल, सॉरी, गवर्नर जनरल का दायरा, कार्य क्षेत्र बढ़ चुके थे, जिसमें अब उसके उसके अंतर्गत बम्बई और मद्रास के विदेशी मामले भी आ गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इसी के कारण, रेगुलेटिंग एक्ट के कारण कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन इसमें एक काम हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट था वो केवल अंग्रेज, जो केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये वर्तमान है, उस समय केवल पूरा का पूरा बंगाल, इन क्षेत्रों में रहने वाले अंग्रेजों के लिए था। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था इन्हीं क्षेत्रों के लिए अंग्रेजों पे लगता था। यही चीज आगे परिवर्तन होगा, 1781 में एक एक्ट आएगा, उसमें कुछ और काम नहीं होगा, बस इसमें एक संशोधन किया जाएगा। और जो ये परिवर्तन किया जाएगा 81 में, उसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके क्षेत्र के अंदर कलकत्ता के पूरे लोग आ जाएंगे, यानी चाहे आप अंग्रेज हैं या भारतीय, सभी किसी को, या एंग्लो इंडियन, सभी लोग आ जाएंगे 1781 के एक्ट खत्म होंगे। और तीसरा काम इसमें किया गया था, चलो चौथा का, जो निजी व्यापार पर रोक लगे, किन के निजी व्यापार पर? जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, वो कंपनी कंपनी पे ही, मतलब कंपनी के कार्य पे ही ध्यान दे, अपना निजी व्यापार ना करे, इससे उपहार ना ले, रिश्वत ना ले, यही भ्रष्टाचार था जिसके लिए लाया गया था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और एक ये फैक्ट याद रखिएगा, ये बीपीएससी के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है बीपीएससी के लिए? क्योंकि बीपीएससी के लिए इसलिए जरूरी है कि 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। यानी बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में की गई थी। ठीक? चलिए, आपको अभी हमने एक बताया था, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए 1781 क्या था, 1773 में जो रेगुलेटिंग था, इसका संशोधित रूप, मतलब इसमें कुछ संशोधन करके 1781 में लाया गया था। इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं, बस वही है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ा देगा। कैसा क्षेत्राधिकार? तो वही क्षेत्राधिकार कलकत्ता के पूरे लोगों के सामने, पूरे लोगों को इसके क्षेत्र में शामिल कर लेगा, यानी कलकत्ता के अंदर कोई भी मुकदमा है तो आप सुप्रीम कोर्ट उस समय जा सकते थे। पहले क्या था, तो पहले बस बिहार, बंगाल और उड़ीसा के केवल अंग्रेज शामिल थे। अब क्या किया गया, तो अब कलकत्ता के पूरे लोग शामिल हो गए, बंगाल के नहीं, सिर्फ कलकत्ता के, याद रखिए। अब आया दूसरा कानून 1784 में, इट्स इंडिया एक्ट। इट्स क्या था, तो उसमें यंग एक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्हीं के तरह कानून लाया, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता था। इंडिया एक्ट की सबसे मेन फोकस वाली बात थी स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन का मतलब क्या होता है? स्वायत्त शासन का मतलब होता है कि शासन की कमान दो लोगों के हाथ में है। यानी सबसे पहले मैं एक बात समझिए, मैंने आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये 24 लोग जो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों मामले देखते थे। व्यापारिक
प्लस राजनीतिक, दोनों मामले देखते थे। ये पहले था। अब क्या किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इनके लिए ये राजनीतिक मामले हटा देते, इनको दिए गए केवल और केवल व्यापारिक मामले नहीं, वाणिज्यिक मामले आप देखिए। और बनाएंगे एक कोड ऑफ कंट्रोल। ये पहले आप वीडियो के शुरू में आप इसके बारे में बताए थे। कोड ऑफ कंट्रोल जो काम क्या करता था, जो सैन्य और राजस्व मामले यानी पॉलिटिकल मामले देखा करता था, यानी राजनीति से जुड़े मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, व्यापार से जुड़े मामले बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा। अच्छा, ये आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन एक छोटा सा बात सोचिए। कोई भी जो कंपनी होती है, उसमें कुछ बोर्ड मेंबर होते हैं, सभी निर्णय को लेने वाले। वही समझिए है, इसी को नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलिए, दोनों चल जाएंगे। हाँ, एक काम किया गया जो हमने पढ़ा था 73 के एक्ट में, संविधान आपको कार्यकारिणी परिषद, इसके लिए 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। इसकी संख्या घटा के 3 कर दी गई। और कंपनी के जो क्षेत्र थे, इसको ब्रिटिश क्षेत्र अब कहा जाने लगा। कंपनी जहां जहां अधिकार की थी, इसको ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। अब आया 1784 के बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, सब कुछ खास परिवर्तन नहीं है। बस एक परिवर्तन हुआ कि जो कंपनी का अधिकार था, कि एकाधिकार था, मतलब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी और दूसरी कोई नहीं। ब्रिटेन की दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब हुआ कि एक कंपनी थी, उसी को ईस्ट में व्यापार करने के लिए भेजा गया, इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया था। इसको अधिकार दिया गया था पहले 15 साल का, फिर इसको बढ़ाते गए और बाद में फिर इसको दिया गया 20 साल का अधिकार। यानी 20 साल तक आप भारतीय क्षेत्र में व्यापार करिए, आपको 20 सालों का अधिकार है, कोई दूसरी कंपनी नहीं उस क्षेत्र में व्यापार नहीं करेगी। और क्या क्या कि जो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे यहाँ, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनको वेतन दिया जाता था। इनको वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता है, यानी भारत में जो कमाई हो रही है भारत के राजस्व का, उससे वेतन इनको दिया जाता था। जबकि ये थे तो ब्रिटेन के, ब्रिटिश जो संसद थी, उसकी प्रतिनिधि के रूप में थे यहाँ देख रेख करने के लिए। इनको भारतीय संसद, भारतीय राजस्व से पैसे दिया जाता था, जो एकदम गलत था, लेकिन फिर भी दिया जाता था। जिसे 1919 के जो आएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें इसको हटाया जाएगा और इसका राजस्व पक्ष अब चला जाएगा ब्रिटेन के, ब्रिटेन के राजस्व में। आप रहा था 1813। देखिए यहाँ 20 वर्षों का अधिकार मिला था, 93 और 20 13, यानी 20 साल का इसको एक अधिकार मिला। अब अगला एक्ट आएगा 20 साल बाद। 20 साल तक अधिकार मिला इसलिए कोई एक्ट नहीं, 20 साल बाद आएगा 1813 में चार्टर एक्ट। अब देखिए यहाँ हम एक अधिकार दीजिए, कहते हैं जाइए व्यापार करके। अब अदर कंपनी, ब्रिटेन की जो अदर कंपनियां थी, वो भी चाहती थी भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना, तो उनके लिए कोई एक अधिकार चाहिए, तो उनको भी कुछ अधिकार चाहिए। लेकिन जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार होगा भारतीय क्षेत्रों में, उनको नहीं दिया जा सकता था। इसलिए पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को कम किया गया, खत्म नहीं किया गया, कम किया गया। जैसे चाय और चीन के सब व्यापार, मतलब चाय का व्यापार और चीन के सब व्यापार को छोड़ के बाकी सारे का अधिकार खत्म कर दिए गए। यानी अदर कंपनी, ब्रिटेन की अदर कंपनी भारत में जा सकती थी, चाय के व्यापार और चीन से व्यापार को छोड़ के बाकी सब व्यापार कर सकती थी। तो इसके एक और काम किया गया, अब लाया गया शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा पे बजट लाएगा, शिक्षा का बजट। 1 लाख रुपए खर्च करने का वादा किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में किया जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाएगा। और ईसाई भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली इसी समय। ईसाई धर्म प्रचारक, उनकी अनुमति इसी समय भारत में दी गई थी। संप्रभुता स्थापित छोड़ी। अब देखिए 1813 प्लस 20 कितना हुआ, 35। 20 साल बाद फिर एक एक्ट आया, क्योंकि वहां तक तो हो चुका था कम से कम 20 साल का एक अधिकार। अब क्या हुआ, इसमें क्या किया गया, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो भी चाय और छीट के साथ व्यापार बचे थे का एक अधिकार मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ भी ये लिखा होगा, चीन और चाय सहित पूर्ण समाप्त।
अब केवल राजनीतिक संस्था बन के रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनी नहीं थी, अब थी वो राजनीतिक संस्था, क्योंकि उसके सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा काम क्या किया गया कि अब चाहिए था कि ब्रिटेन अब राजनीतिक संस्था है, तो राजनीति के लिए एक केंद्रीकृत संस्था होनी चाहिए, ताकि एक सेंटर में पावर सेंट्रलाइज करने के लिए, पावर केंद्र में लाने के लिए जो जो बंगाल की गवर्नर थी, बंगाल की गवर्नर जनरल, इस पद को क्या किया गया, हटा के इसी को बना दिया गया, क्योंकि बंगाल का पहले गवर्नर था, उसको बनाया गया गवर्नर जनरल। अब इसी गवर्नर जनरल को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए, यहाँ एक बात समझने वाली पेज, खाली पेज में कुछ बात समझे, छोटी सी बात समझ, तो मैंने कुछ समझाया था बात कि 1773 में, सर 26 से आई, 1726 में मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, यहाँ अलग अलग गवर्नर बनाए गए, और सबको सब कानून बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार। बनाने का अधिकार था, ठीक। अब आया 1773 का कानून। इसमें क्या किया गया कि पहले इन तीनों गवर्नर थे, इसमें कोलकाता के गवर्नर का गवर्नर जनरल बोल दिया गया, गवर्नर जनरल बोला गया, और इन सारे के विदेश नीति को इसके अंडर ला दिया गया। अब थोड़ा और सेंट्रलाइज किया गया 1833 के कानून में, थोड़ा और केंद्रीकृत किया गया 1835 के कानून में। और इसमें क्या किया, इस गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बोला गया। और क्या किया गया, उनके भी जो अधिकार थे कानून बनाने का, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब पूरे भारत के कानून बनाएगा बंगाल का गवर्नर। दिल्ली में लिखा हुआ था, बम्बई और मद्रास के कानून निर्माण शक्ति छीन ली गई। अब पूरे पूरे इंडिया के लिए कानून बनाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, जनरल जिसे बोला जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक? यही था। अब देखिए, मान लीजिए पहले अलग अलग क्षेत्र में कानून बन रहे थे, मद्रास में अलग बन रहे थे, मुंबई में अलग बन रहे थे, बंगाल में अलग बन रहा था। बाद में बंगाल के अंतर्गत इनके थोड़े थोड़े ला दे, इनकी विदेश नीति, इनकी विदेश नीति बंगाल वाला बनाएगी। अब क्या किया गया, नहीं नहीं, आप कानून मत बनाइए, आप भी मत बनाइए, पूरे भारत का हम बनाएंगे। यानी इसके पास सबसे ज्यादा पावर आ गया, इसी को बोला गया केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज पावर, केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइज हो गया पावर। उसी समय एक प्रथम विधि आयोग, विधि में क्या काम करता था कि अलग अलग कानून बनाने के लिए, मतलब कैसा कानून बनना चाहिए इसकी सलाह देता था। सो लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि आयोग बनाया गया था। और इसमें ना पश्चिमी प्राच्य शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा पे जो मतलब काम किया, और भारत में प्राच्य शिक्षा ने पश्चिमी शिक्षा पे जोर दिया था इसमें। और एक था कि जो समाज को सुधार के काम भी हुए, इसमें जाति धर्म तथा सरकारी में नियुक्ति को भेदभाव समाप्त किया गया। जाति, वंश और रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और दास प्रथा को अवैध माना गया। इसमें बस अवैध माना गया। और 1843 में एल एन बड़ौदा, नाम याद रखिएगा, एल एन बड़ौदा, दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है? हमने 1837 तक कानून कर लिया था। अब आता है 1853, 35 और 20 सल्फेट ऐड कर दो, 53। तो 53 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया, 53 के चार्टर एक्ट में किया गया
कुछ परिवर्तन किए गए। 1853 का जो कानून था, इसमें क्या किया गया, इससे पहले क्या किया, विधायी का जो पृथक्करण किया, विधायिका मतलब जो कानून बनाती थी ऊपर की संस्था, उसको बनाया गया कार्यपालिका और विधायिका में। यानी एक कार्य करने वाली संस्था होगी, कार्य करेगी, एक कानून बनाएगी, जो वर्तमान भारतीय संसद में भी चलती है। एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है। यानी पहली बार सत्ताओं का पृथक्करण किया गया। और 12 सदस्यीय विधान परिषद बना। मतलब पहली बार ये सारे काम पहली बार हो रहे हैं। एक विधान परिषद की स्थापना की जा रही है, कार्यपालिका और विधायिका का अलगाव किया जा रहा है, सबके पृथक्करण किया जा रहा है। और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए 6 नए सदस्य जोड़े गए। 4 सदस्य कहाँ से आएंगे, बंगाल जहाँ ऑलरेडी अंग्रेज थे, मद्रास, मुंबई, एक आगरा बना था, यहाँ से प्रांतीय प्रतिनिधियों को लाया गया। इसमें क्या किया, प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सुधार किए गए। पहले किया गया कि खुली परीक्षा का आयोजन किया गया। और पहले चलता था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा कुछ मनोनीत कर लिए जाते थे। अब इसको हटा दिया गया, खुली परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें सिविल सेवाओं की भी खुली परीक्षा हुई थी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इसकी संख्या तो पहले 24 था, उसे घटाकर 18 कर दिया गया। अब आया सबसे टर्निंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। इसको टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। कुछ अच्छा परिवर्तन है। कारण था 1857 का विद्रोह। उसमें 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हुई चेंजिंग करने के लिए। इसके लिए इलाहाबाद में दरबार लगा। लॉर्ड कैनिंग के समय लगा था इलाहाबाद में दरबार। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा पत्र को पढ़ा गया, मतलब महारानी विक्टोरिया को कुछ कुछ पता था। पहला था कि वो अब जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन चलाया जाता था, अब उसको समाप्त किया जाएगा। अब शासन चलेगा सीधे ब्रिटिश क्राउन से, यानी महारानी द्वारा शासन चलेगा डायरेक्ट। और इसके इनके प्रतिनिधि के रूप में वायसराय बनाएंगे। वायसराय कौन थे, कोई वायसराय अलग नहीं थे, वही वायसराय होंगे जो भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हीं को वायसराय बनाया गया, यानी उस समय लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने भारत के। और इसमें किया गया कि घोषणा पत्र में एक और बात बोलेगी कि अब साम्राज्य विस्तार पर रोक लग जाएगा। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं होगा। यही मामले थे जिनके 1857 के विद्रोह की चिंगारी फूटी थी। जो कारतूस, गाय की चर्बी से बना कारतूस धार्मिक भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट हो गए। यही धार्मिक मामले थे। और हस्तक्षेप करेगा, धार्मिक मामले से अलग रहेगा। प्राचीन अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। और गोद लेने की प्रथा और टेक्टोनिक लैप्स, यानी ये हड़प की नीति का अंत किया गया। अब आया 1858 के, 57 में विद्रोह हुआ। 57 में महारानी विक्टोरिया के कुछ घोषणा पत्र आया, उसके बाद एक एक्ट आएगा, इसमें क्या क्या सुधार किए जाएंगे। एक्ट आया, एक्ट में कैसे कैसे भारत में सुधार करेंगे इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई। पहला ये काम किया गया, जो पहले थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों संस्थाएं को समाप्त कर दिया गया। जो क्विट्स इंडिया एक्ट के रूप में बनी थी, ये दोनों को समाप्त कर दिया गया। इन्हें द्वैध शासन का अंत हो गया। और अब बनाया गया भारत का राज्य सचिव, जो कहाँ था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था, जो भारत में आके देख रेख करेगा। उसी को भारत का राज्य सचिव बनाएगा। इसके हेल्प के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद, भारत परिषद इंडियन काउंसिल बनाया गया, जिसमें 8 क्राउन द्वारा आते थे, 7 निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। निदेशक मंडल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से उनकी शक्तियां कम हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अभी भी थे, क्योंकि कंपनी अभी भी तो थी। कंपनी की भले सरकार शासन नहीं करते, कंपनी कुछ मेंबर थे ना अभी, वही मेंबर 7 लोग नियुक्त करते थे। 8 लोग क्राउन के थ्रू आते थे, ये 15 लोग आते थे। 15 लोग भारत सचिव को हेल्प करते थे। और भारत सचिव कौन था, तो ब्रिटिश संसद में एक मंत्री था। ठीक? तो भारत सचिव संसद के उत्तरदायी होता था, मतलब ये भारत का सचिव था, ये ब्रिटिश संसद में अपने काम के प्रति उत्तरदायी होता था। एक यूपीएससी का क्लियर है कि जब ये सब हो रहा था,
इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? डार्बी। अब आया 1861 का कानून। 1800 इससे पहले मैंने पहले एक बात बताया था। 1726, 1773, फिर उसके बाद आया था 1835, आएगा 1861। ये चारों याद रखिएगा। इसमें मुंबई, मद्रास, कोलकाता, तीनों के लिए गवर्नर और तीनों को कानून बनाने का अधिकार। ठीक? इसमें कोलकाता को अधिक पावर। कोलकाता समझिए बंगाल, बंगाल को अधिक पावर। और यहाँ पे बना गवर्नर जनरल। और विदेश नीति इसके अंदर बताई गई। यानी सारे का विदेश नीति ये बनाएगा बंगाल गवर्नर जनरल। उसके बाद हुआ यहाँ पे इन दोनों की शक्तियां खत्म कर दी गई और बंगाल के गवर्नर जनरल बन के भारत के गवर्नर जनरल। और उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा हो गई, कानून बनाने का अधिकार भी मद्रास और मुंबई वाले खत्म कर दिया गया। अब आया 1861। अब हो चुका था 1857 का विद्रोह। अब ब्रिटेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो चुका था, अब हो चुका था ब्रिटिश महारानी का शासन। इसलिए वो अब केंद्रीकृत नहीं, विकेंद्रीकृत पर ध्यान दे रहे थे। विकेंद्रीकृत पर ध्यान दे रहे थे। यानी शक्तियों का पूरा समूह, यानी शक्तियां पूरा एक व्यक्ति के पास ना हो बल्कि शक्तियों का बंटवारा हो। अलग क्षेत्र, इसके लिए इन्होंने मुंबई, मद्रास को कानून बनाने का अधिकार पुनः दी। ये पुनः मुंबई और मद्रास कानून बना सकते थे। ये काम किया गया 1861 के भारतीय कृषि कानून में। मुंबई और मद्रास को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और कैनिंग द्वारा क्या होता है कि कैनिंग में थोड़ा सा इसको भी केंद्रित करके ध्यान देते हैं। सत्य को बंटवारा कर रहा था तो इसके लिए सिर्फ प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया कि क्यों ना भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तीन भारतीय लोगों को अपने कार्यकारिणी परिषद, तीन भारतीय कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया, जिसको विधान परिषद बोला गया था। इसमें पटियाला के महाराजा थे, बनारस के राजा थे और एक सर दिनकर राव प्रधानमंत्री थे। वो किसी क्षेत्र के, थोड़ा डाउट हो रहा है, किसी क्षेत्र के प्रधानमंत्री। एक ये व्यवस्था लाई गई अध्यादेश का, जो आज हमारे संविधान में है। आज भी संविधान में है, जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। वही अध्यादेश सेम वैसा ही है जैसा जिस समय का, उसी समय से कॉपी किया गया आज के समय में। कि आपातकाल के समय अध्यादेश जारी किया जा सकता था, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था। और एक बनाया गया विभागीय परिषद। ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इंग्लिश याद रखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन कब देता है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। यानी अपने जो उसे जैसे कि कैनिंग का, कैनिंग के नीचे कार्यकारिणी परिषद। इस परिषद में 4 लोग रहते थे, जैसा हमने पहले पढ़ा था। बाद में 3 किए गए, फिर 4 कर दिए गए। ये 4 लोगों के लिए विभाग बना दिए गए, अलग अलग विभाग देखेंगे। इसी को बोला गया विभागीय प्रणाली। इन विभागों का बंटवारा कर दिया गया कि अलग अलग विभाग की देखरेख करेंगे ये। विभाग को सौंपे गए, मंत्रिमंडल की नींव रखी गई इस समय। अब आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के बाद 1892। शुरुआत में जब पहला काम, पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की नींव रखी गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किम्बरले नामक एक भारत सचिव थे, उनकी धारा के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया। और यही यहाँ चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया था। और इसी को बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, बाद में इसमें मनोनीत मनोनीत किया गया। बाद में इसमें कार्यकारिणी परिषद के लिए था, कार्यकारिणी परिषद में वापस से मनोनीत कर लिया गया। इसी मनोनीत के कारण इसे
राष्ट्रवादियों ने इस कानून को धोखे का कानून कहा था, और कहा था जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक कर नहीं। यानी जब तक हमारा प्रतिनिधि इस कार्यकारिणी परिषद, या इसी को नाम बाद में बदल दिया गया था विधान परिषद, यहाँ आपको बताया था, सब ध्यान है आपको। विधान परिषद, तो इसी विधान परिषद में जब विधान परिषद, जब तक प्रतिनिधित्व नहीं तब तक कर नहीं, मतलब टैक्स नहीं। उस समय बजट लाया गया, और बजट में भारतीयों को बजट में बहस का अधिकार दिया गया। आप बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं, मतलब कि आप कोई प्रश्न पूछे उसके बदले कुछ जवाब दिए, फिर उसके विरोध में आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया, मताधिकार का अधिकार इस पर नहीं देगा, नहीं बजट पे सिर्फ बहस करिए। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते। फिर यह समझौता द्वारा एक लाइन बोली गई थी, ये क्या जरूरी नहीं है कि ध्यान रखिए, कभी कभी मेंस में कोट करने लगा। अच्छा है, यह एक ऐसा भाग के ईंधन के समान है जिससे सामग्री निकालकर रंगीन गैस भर दी गई है। अब आया 1909 का कानून, और 1919 के कानून इसके बाद आएगा, फिर आएगा 1935। ये तीन एक्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तीनों को जरूर देखिएगा और अच्छे से समझिए कैसे कैसे चेंजिंग हो जाते, कैसे बदलते कानून। ये अनुसुआ के कानून मिंटो इस समय वायसराय थे भारत के, और मार्ले भारत सचिव थे। इन्हीं के काल में बना था, इसलिए इनको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन किए थे, जैसे विधानमंडल। विधानमंडल, यहाँ जब भी बात है विधानमंडल केंद्रीय है, सेंटर में विधानमंडल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी अभी अभी के समय राज्य में विधानमंडल होता है, और विधान मंडल में विधान सभा और विधान परिषद होता है। लेकिन ये अभी होता है, पहले ये नहीं था। तो पहले जब भी विधानमंडल का नाम आएगा तो उस समय समझिएगा केंद्र की बात हो रही है। विधानमंडल का आकार 16 से बढ़ा 60 कर देते हैं, 60 मेंबर विधानमंडल में जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देते हैं, जो यहाँ पे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, अब पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देते हैं। और प्रथम विधि, तो वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, इससे पहले भारतीय एक सदस्य के रूप में काम किए, नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो प्रथम भारतीय के रूप में कार्यकारिणी परिषद में काम की। और सबसे मेन, इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण लाइन, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। कारण क्यों था पृथक निर्वाचन क्षेत्र का? इससे पहले 1983 में बंगाल विभाजन विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। अच्छा, अब एक बार थोड़ा सोचिए, पढ़िए, कमेंट करिए, किसके काल में लाया गया था बंगाल विभाजन प्रस्ताव? ये प्रस्ताव लाया गया था जो लगभग असफल रहा, लगभग क्या पूर्ण रूप से असफल रहा। इसी को देखते हुए हिंदू मुसलमान एकता को कम करने के लिए लाया गया सांप्रदायिकता का जहर डाला गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र से मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की दिखाई गई। अच्छा, ये चीज आगे करजन के टाइम में आया था, आप लोगों ने सही बताया होगा। लगभग मार्ले और मिंटो, मिंटो ने इसमें मार्ले से एक पत्र लिख के बताया था कि हम लोग जो अभी काम, मतलब हम लोग जो कानून बनाए हैं सांप्रदायिकता का, ये एक ड्रैगन टिप है, यानी नाग है, सांप के दांत के है, पर सांप के दांत की तरह है, जो बाद में फल जो देगा ना, वो जहर की तरह होगा, बहुत खतरनाक होगा। सो सही बात है, आज हम लोग समझते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर कैसे मारा जा रहा है। अब आया 1919 का कानून। इससे पहले हम मैं कुछ आपको समझाऊंगा, तो पहले अच्छे से समझिए। बैठ बैठ चुकी
पहले देखते हैं 1919 के कानून। इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सबसे पहले देखिए क्या हम बताने जा रहे हैं। ये कानून इसको बोला जाता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें कुछ बताने का वो पहले समझ लीजिए, बाद में समझने में आसानी होगी। अब आया 1919 के कानून। इसको बोला गया मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पहला जैसे हमने 1909 में पढ़ा था, उसमें मुसलमानों को निर्वाचन क्षेत्र दिया कि अन्य धर्म के लोगों ने भी इसके लिए मांग उठाना शुरू कर दिया। तो इस समय सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय जो भारत में रह रहे थे, उनके लिए भी बनाया गया यहाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र और फिर 1935 के कानून में हरिजनों के लिए, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया। तो ऐसे ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र बचा। तो हम अभी बात करते हैं 1919 के कानून का। तो पहला पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। दूसरा काम किया गया केंद्र में केंद्र में चल रही थी इस समय, केंद्र में बनाया गया द्विसंघनात्मक आत्मक व्यवस्था। यानी केंद्र को दो सदनों में बांटा गया। जैसे अब केंद्र में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उस समय भी दो सदन थे, है ना? उस समय भी दो सदन थे। एक था केंद्रीय परिषद, एक था राज्य परिषद, एक था केंद्रीय विधानसभा। उस समय भी दो सदन बनाए गए थे। ये केंद्र में बटा हुआ, केंद्र में दो सदनात्मक व्यवस्था थी। और उस समय क्या किया गया था, जो विषय थे, विषय मतलब कौन कौन से काम किसको किसको करने में, शक्तियों का विभाजन दो भागों में किया गया था। एक केंद्रीय शक्ति, केंद्रीय विषय, और एक प्रांतीय विषय। इस प्रांतीय विषय को यानी ये प्रांत इस पे कानून बना सकते हैं। इसको क्या किया गया, दो भागों में बांट दिया गया। एक बना दिया गया आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और एक बना दिया गया त्वरित विषय, हस्तांतरित विषय। यानी एक तरह से कुछ चीजें आरक्षित कर दी गई, यानी इस पे केवल केंद्रीय सरकार कानून बनाएगी। कुछ चीजें हस्तांतरित कर दी गई, मतलब इस पे प्रांतीय शासन सरकार कानून बना सकती थी। इसके अंदर स्पेशली रखे गए थे पुलिस, वित्त, राजस्व, और देखा जाए इसके अंतर्गत पुलिस, वित्त, राजस्व और न्याय, इसको रखा गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत फेमस है स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। अन्य चीजें भी बहुत सी थी स्थानीय स्वशासन, इसलिए क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है 2022 में और 2015 में भी। टी कैसे बांटा गया, यानी शक्तियों का विभाजन, प्रांत की शक्ति थी, इसको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इसी को बोला गया स्वायत्त शासन। यानी केंद्र में दो सदन चल रहे थे और फ्रांस ने क्या किया कि जो विषयों का बंटवारा किया गया था प्रांतीय विषय, इसको दो भागों में बांट दिया गया, आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में पुलिस को रखा गया, वित्त को रखा गया, राजस्व और न्याय को रखा गया। जैसे कि फिलहाल अभी दिल्ली में होता है। अभी वर्तमान में दिल्ली में केंद्र के अंतर्गत पुलिस रहती है और जमीन यानी भूमि, अन्य सभी शक्तियां राज्य की विधानसभा के अंतर्गत आती है। वैसे ही उस समय किया गया था कि शक्तियों का अलग अलग बांट है, इसी को बोला गया द्वैत शासन।
ठीक। ये 1919 में चला। बाद में क्या किया गया, आया 1935 का कानून। 1935 के कानून में जो द्वैध शासन चल रहा था, जो केंद्र में अभी भी द्विसदनात्मक, जो दो सदन चल रहे थे अभी भी चल केंद्र में जारी रहे। और क्या किया, जो शक्ति का विभाजन हुआ था प्रांतीय विषय केंद्रीय विषय में, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बदले किया गया राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और जो प्रांत में द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया गया। यानी प्रांत में यहाँ जो द्वैध शासन चल रहा था इसको 1935 में हटा दिया गया। 1935 में द्वैध शासन खत्म, और प्रांत में या राज्य या प्रांत में ला दिया गया द्विसदन। यानी जैसे केंद्र में द्वैध सदन चल रहा था, वैसे राज्य में भी द्वैध सदन ला दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन हटा दिया गया और द्वैध शासन बना दिया गया अब केंद्र में। केंद्र में जो संघ सूची के विषय थे इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक था सुरक्षित और एक था हस्तांतरित। सेम वैसे जैसे प्रांत में 1919 में प्रांत में किया गया था, वही काम 1935 में केंद्र में किया गया। ठीक, इसमें कुछ रखेगा, जैसे कि कुछ प्रसिद्ध इसमें रखेगा प्रतिरक्षा, विदेश, धार्मिक और ट्राइबल, इनको रखा गया सुरक्षित विषय में। और ये विदेश से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, तो याद रखिएगा। ऐसे बंटवारा किया गया था 1919 और 1935 में। अब आइए समझते हैं थोड़ा इससे क्विकली से। ठीक है, यही अभी हमने बताया था कि प्रांतीय जो विषय थे यहाँ से समझिए। केंद्रीय जो विधायिका थी इसको दो सदनों में बांट दिया गया। एक था राज्य परिषद, एक था केंद्रीय विधानसभा। ठीक। उसके अलावा किया गया ये राज्य के लिए, केंद्र सेंटर के लिए था। राज्य में क्या किया गया, तो जो प्रांतीय विषय थे, यानी केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, इसको दो भागों में आरक्षित विषय, हस्तांतरित। आरक्षित में राजस्व, न्याय, पुलिस और वित्त आता था। हस्तांतरित में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। ये स्थानीय स्वशासन क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है 2022 में, 2015 में, और इसी से 2012 में भी यूपीएससी पीटी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक? एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय, इसके लिए कानून बनाता था गवर्नर जनरल। इस विषय पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे इस पे गवर्नर जनरल, गवर्नर प्लस भारतीय मंत्री। ये क्षेत्र ज्यादा बड़े नहीं थे, इसलिए भारतीय मंत्रियों को दिया गया था ताकि उन्हें भी लगे कि हमें प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इस समय कुछ परिवर्तन किए गए, इस प्रत्यक्ष चुनाव किए गए जो पहली बार शुरू हुआ था। पहले इसके पहले जो हमने पढ़ा था तो उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव किए गए थे, लेकिन इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव इस तरह के लिए, और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। मद्रास पहला ऐसा राज्य बना वोट देने का। और वही जो हमने पहले ही बताया था, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार होगा, जिसमें सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय अधिकार थे। कुछ नई संस्थाएं बनी, जैसे लोक सेवा आयोग बना, उच्चायुक्त बना, हायर कमीशन, लोक सेवा आयोग। और नरेश मंडल वाला छोड़ दीजिए, सिर्फ याद रखिए लोक सेवा आयुक्त बना था 1926 के आसपास। आप आया 1935 के कानून, जो मैंने आपको बताया था 1935 के कानून में, उसको याद रखिएगा। केंद्र में द्वि शासन बना रहा, प्रांतीय केंद्रीय विषय को समाप्त किया गया, सूचियां लाई गई थी। इसी सूची के आधार पे संघ सूची को सुरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। प्रांत में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और राज्य में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था ला दी गई। आप आगे समझते हैं, देखते हैं जो मैंने बताया था। प्रांत में द्वैध शासन पूर्णतः समाप्त।
और स्वतंत्र स्वायत्त सरकार बन गई और स्वायत्तता दे देगी, प्रांतीय स्वायत्तता मिल गई आप लोग को। 3 सूचियां बन गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। और जो अपशिष्ट सूची थी, ये क्वेश्चन 2023 या 24 में पूछा हुआ है। पूछा था क्वेश्चन, अवशिष्ट सत्य किसके पास है? अवशिष्ट सत्य गवर्नर जनरल। ऑप्शन में गवर्नर जनरल था, तो सही होता गवर्नर जनरल। 1935 में कुछ परिवर्तन, ठीक है। जैसे केंद्र में आ गया द्वैत शासन, वही जो अभी हमने बताया था कि जो संघ सूची के विषय थे, यानी केंद्र में जो विषय थे, इसको सुरक्षित या सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया। आरबीआई की स्थापना इस समय हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट उस समय से नहीं कहा जाता। इस समय कहा जाता था कि संघीय न्यायालय, क्योंकि यह राज्य और केंद्र के बीच होने वाले विवादों को हल करता था। इसलिए संघीय न्यायालय बना जाता था। क्योंकि संघीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं बोलने का कारण, एक मेन कारण था कि इसके बाद भी आप प्रीवी काउंसिल, जो ब्रिटेन की संसद थी, वहां आप अपील कर सकते थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये था संघीय न्यायालय। और जिसमें बर्मा, म्यांमार को 1935 के एक्ट द्वारा अलग किया गया भारत से, 1937 में अलग किया गया था। यही चीज बोले हैं कि द्वि सदन का विकास हुआ प्रांतों में, वही 6 राज्यों में विकास, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत और बंगाल में द्वि सदन का विकास हुआ प्रांतों में। ये कुछ याद करने के लिए छोटा सा चार्ट, जैसे हमने पढ़ा था 1919 का कानून और 1935 का कानून। प्रांत में 1919 द्वैत शासन था, लेकिन 1935 में प्रांत में द्वैत शासन हटा के प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। केंद्र में, केंद्र में 1919 में कोई द्वैत शासन नहीं था, द्विसदन था। 1935 के कानून में द्विसदन के द्वैत शासन ला दिया गया, जिसमें आरक्षित या सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय बना दिया गया। शक्तियों का विभाजन, पहले था केंद्रीय और प्रांतीय विषय, इसी प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित में बांट के राज्य में द्वैत शासन लाया गया था। बाद में इसको हटा के 3 सूचियां लाई गई, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची। अब आया लास्ट सबसे 1935 के बाद आया था 1947 का भारत शासन अधिनियम, यानी भारत की स्वतंत्रता अधिनियम एक तरह से। इसमें भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया गया और दो डोमिनियन राज्य बनाए गए। एक था भारत और दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक? भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र अधिराज्य को बनाया गया और दोनों की संविधान सभा ने अपने अपनी संविधान सभा ने अपना संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति थी, कि मतलब दोनों जो राज्य थे अपना अपना संविधान बना सकते थे तब तक के लिए। ये जो 1935 के कानून था, भारत शासन अधिनियम 1935, तो उसी से दोनों राज्य का शासन चल रहा था। इस समय वायसराय के पद और भारत सचिव के पद को समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल का पद की व्यवस्था की गई, जिसे 1950 में उसे भी समाप्त कर दिया गया। देशी रियासतों में इसने ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी और देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते थे। और जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक वो 1935 कानून के द्वारा ही संचालित किया जाता। कुछ फैक्ट याद करने लायक, इसे मैंने बार बार आपको याद कराया, फिर भी आपको याद होना चाहिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत के सचिव प्रथम स्टेनले, याद रखिएगा सर, विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले, भारत के प्रथम विधि सदस्य वायसराय कार्यकारिणी के सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अच्छा, आपकी चीज बताने के लिए पहले मैंने बताया, बोला था बाद में आपको समझाएंगे। ये चीज शायद आपको समझ में आ रही होगी, कैसे मैंने 2 फेज में इसको बांटा था। एक 1600 से लेकर 1858 तक, इस समय तक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, यानी सेंट्रलाइज, यानी सभी शक्तियां एक आदमी के पास होती थी, यानी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल सबसे अधिक पावरफुल होता था। बाद में 1857 में क्रांति हुई और फिर
ये शक्ति चली गई क्राउन के पास, ये शक्ति क्राउन के पास चली गई। और इस समय विकेंद्रीकरण को ध्यान दिया गया, डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड प्रतिनिधि की शुरुआत की गई थी इस समय। एक ये व्यापारिक राजनीतिक सत्ता का सफर शुरू हुआ था, बाद में ताज का सीधा नियंत्रण हो गया था। इसी को मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाया था, जो अच्छे से ये आपको शायद देखे तो अच्छे समझ में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1753 तक, ब्रिटिश क्राउन का शासन 58 से 47 तक। इसको बोला जाता है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और प्रतिनिधित्व, क्योंकि इस समय से भारतीय शासकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा था। ये व्यापारिक से राजनीतिक सत्ता का स्थानांतरण था। बाद में 1857 क्रांति हुई, तब ताज का नियंत्रण हो गया था, ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण हो गया था भारत में। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, निर्वाचन प्रणाली कैसे कैसे विकास हुआ था भारत में। तो सबसे पहले 1892 के अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, जिसे यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रवादियों ने कहा था कि जब तक हमारा, मतलब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, लेकिन ये बाद में मनोनीत कर लिया गया था, उनको मनोनीत कर लिया गया था। इसी का राष्ट्रवादियों ने कहा था कि प्रतिनिधित्व के बिना, तो के बिना कर नहीं, यानी नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। बाद में लाया गया 1919 का मार्ले मुंडो सुधार, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, यानी धीरे धीरे निर्वाचन क्षेत्र बढ़ता गया। बाद में 1919 का लाया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें मुसलमानों के अलावा जो अन्य थे, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय, इन लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। और महिलाओं को सीमित मताधिकार का अधिकार दिया गया, जो 1921 में मद्रास में शुरू हुआ पहला पूर्ण मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। और 1935 में दलित वर्ग यानी हरिजन, महिलाओं और मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, और प्रांतीय चुनाव में इनकी व्यापक भागीदारी मिली, यानी उनके लिए क्षेत्र अधिकार दिए गए और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई। चलिए, इस प्रकार हमारा ये पूरा भारत का जो हमने पूरा संवैधानिक विकास पढ़ाया, ये हमारा पूरा समाप्त होता है। जी, एक क्रम में था ताकि आपको आसानी से एक ही वीडियो में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन एक ही वीडियो में आपको आसानी से याद रहे, और एक ही वीडियो करने से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि अगर ये संवैधानिक विकास और अच्छे से है, इसके पहले मैंने 2 वीडियो और डाल चुके हैं, जिसमें मैंने वायसराय का कालखंड बताया था, उसको पहले देखिए फिर बाद में इसको देखिएगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये टॉपिक ये टॉपिक जो है केवल केवल हिस्ट्री के लिए नहीं, पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी में टॉपिक है संवैधानिक विकास, उसमें भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।